दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर्बर्ट साइमन द्वारा नीति डिजाइन की अवधारणा और निर्णय प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। हर्बर्ट साइमन एक वैज्ञानिक है, ठीक है। इनके द्वारा जो नीति नीति डिजाइन है, इसकी अवधारणा और निर्णय प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है कि इनके द्वारा नीति डिजाइन के बारे में क्या कहा गया है, इसकी क्या अवधारणा बताई गई है और निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नाम वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दो क्वेश्चन हम आपको नाम वाले बता रहे हैं, एक पहले करा चुके हैं और एक आज है हर्बर्ट साइमन के द्वारा, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन के बारे में दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछे जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है। साथ ही में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हम बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए लिंक से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग के लिए बना दिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को वहीं पर मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। परिचय को समझ लेते हैं। रॉबर्ट साइमन आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत, जो आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत है, आज के समय जो प्रशासनिक सिद्धांत है, निर्णय सिद्धांत और लोक नीति अध्ययन के सबसे प्रमुख विद्वानों में से एक थे। वे मानते थे कि सरकारी नीतियां केवल राजनीतिक विचारों का परिणाम नहीं होती, जो सरकारी नीतियां केवल राजनीतिक विचारों का परिणाम नहीं होती, बल्कि व्यवस्थित विश्लेषण, तर्कसंगत सोच और क्रमबद्ध निर्णय प्रक्रिया से बनती है। क्या कहा जा रहा है कि बल्कि व्यवस्थित विश्लेषण, तर्कसंगत सोच और क्रमबद्ध निर्णय प्रक्रिया से वो बनता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि साइमन ने नीति निर्माण को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखने की कोशिश की है। ये जो साइमन, हर्बर्ट साइमन, इसने नीति निर्माण को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखने की कोशिश की है, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर समाधान के चयन तक हर कदम तर्क और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिसमें समस्या की पहचान से लेकर समाधान के चयन तक हर कदम तर्क और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। यह हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं। उन्होंने सीमित तर्कसंगतता और संतोषजनक निर्णय जैसे विचार देकर लोक नीति अध्ययन को नई दिशा दी है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, जो इसके विचार हैं, जो हर्बर्ट साइमन के विचार हैं, उसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। इनके क्या विचार है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीमित तर्कसंगतता और संतोषजनक निर्णय जैसे विचार देकर लोक नीति अध्ययन को नई दिशा दी है। तो ये क्या दिशा दी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि हर्बर्ट साइमन का नीति डिजाइन का विचार, हर्बर्ट साइमन का नीति डिजाइन का विचार, इनका क्या विचार है नीति डिजाइन के लिए, उसको हम लोग समझते हैं। पहला जो इसका विचार है वो है नीति डिजाइन का अर्थ। नीति डिजाइन का अर्थ समस्या आधारित नीति निर्माण, समस्या के आधार पर नीति का निर्माण हो, ठीक है। हम लोग पहले नीति डिजाइन के अर्थ को समझेंगे और समस्या आधारित नीति निर्माण करें, इसका ये पहला विचार है। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि साइमन के अनुसार नीति डिजाइन का अर्थ है, साइमन के अनुसार नीति डिजाइन का अर्थ क्या है कि जो सरकारी समस्याओं को तार्किक तरीके से समझना, सरकारी समस्याओं को तार्किक तरीके से समझना, उनके संभावित विकल्प बनाना चाहिए, उनके प्रभावों का अध्ययन करना और फिर सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, और जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका चुनाव करना। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये कहा जा रहा है, ठीक है। कि जो नीति डिजाइन है वो इस तरह से होना चाहिए। नीति डिजाइन केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं है। ये जो नीति डिजाइन है ये सिर्फ निर्णय लेने का प्रक्रिया नहीं है कि कैसे भी समस्याओं को उठाओ, एजेंडा सेट करो, नीति निर्माण करो, इस तरह का नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीति डिजाइन केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि नीति किस रूप में बनेगी, कौन सी रणनीतियां अपनाई जाएगी और उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, ठीक है। ये सब चीजों को भी देखना पड़ता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने नीति को एक इंजीनियरिंग प्रक्रिया जैसा माना। उन्होंने, ये जो हर्बर्ट साइमन है, इन्होंने नीति डिजाइन को एक इंजीनियरिंग प्रक्रिया जैसा माना है, जहां पहले समस्या को मापा जाता है, फिर उसके समाधान का मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें भावनात्मक या राजनीतिक दबाव कम और वैज्ञानिक सोच अधिक होता है, और इसमें भावनात्मक या फिर राजनीतिक दबाव को कम होता है और वैज्ञानिक सोच अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंजीनियरिंग प्रक्रिया कहा गया है। दूसरा जो इसका विचार है हर्बर्ट साइमन का, वो है सीमित तर्कसंगतता, ठीक है। मनुष्य पूर्ण तर्कसंगत नहीं हो सकता। साइमन के अनुसार, जो हर्बर्ट साइमन है, इनके अनुसार मनुष्य पूर्ण तर्कसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हमेशा पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। समय, संसाधन, ज्ञान और डेटा की कमी के कारण नीति निर्माता पूरी तरह सही निर्णय नहीं ले पाते। जो नीति बनाने वाले वो सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास समय का कमी होता है, संसाधन का कमी होता है, ज्ञान का कमी, डेटा का कमी, इसके कारण वो नीति निर्माण सही से नहीं कर पाते। इसलिए वास्तविक नीति निर्माण में व्यक्ति सबसे अच्छा विकल्प नहीं, बल्कि सबसे उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे उचित और व्यवहारिक विकल्प चुनता है।
इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेटा का कमी है, बहुत चीज़ों का कमी है, जिसके कारण नीति निर्माण में व्यक्ति सबसे अच्छा नहीं बल्कि जो सबसे उचित होता है उसे व्यवहारिक विकल्प चुनता है, जिसे जिसे साइमन सेटिस्फाइसिंग कहते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइसिंग मतलब संतुष्टि, सेटिस्फाई होना। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह विचार नीति डिजाइन को अधिक वास्तविक और जमीन से जुड़ा बनाता है, और ये जो विचार है वो नीति डिजाइन को अधिक वास्तविक और जमीन से जुड़ा बनाता है। तीसरा जो इसका विचार है हर्बर्ट साइमन का, वह विकल्प निर्माण, विकल्प का निर्माण। साइमन के अनुसार नीति डिजाइन में विभिन्न विकल्प तैयार किए जाते हैं। जैसे यदि बेरोजगारी समस्या है तो सरकार रोजगार भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों को सब्सिडी या ग्रामीण रोजगार योजना जैसे कई विकल्प बना सकती है। तो इस तरह से विकल्पों का निर्माण होता है, विकल्पों को चुना जाता है। अगर बेरोजगारी समस्या तो इतने सारे विकल्प हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, इसके आधार पर उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन विकल्पों की तुलना करके तय किया जाता है कि कौन सा विकल्प लागत, प्रभाव और व्यावहारिकता के हिसाब से बेहतर है और उसी को लागू किया जाएगा। चौथा जो इसका विचार है हर्बर्ट साइमन का, वो है लागत लाभ विश्लेषण, लागत और लाभ विश्लेषण। नीति नीति डिजाइन में साइमन ने लागत लाभ विश्लेषण पर विशेष बल दिया। सरकार को देखना चाहिए कि किसी नीति को लागू करने में कितना खर्च आएगा और उससे जनता तथा अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होगा, कितना खर्च आएगा और कितना जनता को लाभ होगा, उसकी अर्थव्यवस्था में कितना लाभ होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह आर्थिक दृष्टि से नीति को मजबूत और संसाधन कुशल बनाता है। आर्थिक दृष्टि से यह नीति को मजबूत और संसाधन कुशल बनाता है। पांचवा जो इसका विचार है वह उपलब्ध डेटा पर आधारित नीति, जो डाटा उपलब्ध है उस पर आधारित नीति बनाना चाहिए। साइमन के अनुसार नीति डिजाइन अनुमान, भावनाओं या राजनीतिक दबाव पर नहीं बल्कि सटीक डेटा, वैज्ञानिक रिपोर्टों और विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। ये इसका विचार है, पांचवा विचार हर्बर्ट साइमन का, किस तरह से जो लोक नीति है उसका निर्माण होना चाहिए। ठीक है, इससे नीति का आधार मजबूत होता है और भविष्य में उसकी सफलता की संभावना बढ़ती है। इससे क्या है, तो जो नीति है वो मजबूत होता है और भविष्य में उसकी सफलता की संभावना बढ़ती है, भविष्य में उसकी सफलता की संभावना भी बढ़ती है। आगे हम लोग देखेंगे हर्बर्ट साइमन की निर्णय प्रक्रिया को। हर्बर्ट साइमन की क्या निर्णय प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। साइमन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो नीति डिजाइन होता है उसकी क्या अवधारणा है और इसमें निर्णय प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमने अवधारणा को समझ लिया कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो नीति डिजाइन है उसकी अवधारणा क्या है। आगे हम लोग मतलब अवधारणा का मतलब क्या होता है, अवधारणा का मतलब होता है विचार, तो विचारों को हमने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे हर्बर्ट साइमन की निर्णय प्रक्रिया को। इसमें यह कहा जा रहा है कि साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक चक्र के रूप में बताया, जिसे 3 चरणों में समझा जाता है। साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक चक्र के रूप में बताया, जिसे 3 चरणों में समझा जाता है। ठीक है, तो तीनों चरणों को हम लोग समझेंगे। पहला बुद्धिगत चरण, पहला जो है वो है बुद्धिगत चरण, समस्या की पहचान करना। ठीक है, इस चरण में सरकार सबसे पहले समस्या की पहचान करती है और उसकी प्रकृति को समझती है, और उसकी प्रकृति को समझती है कि समस्या जो है वो किस प्रकृति की है, जैसे प्रदूषण बढ़ना, खाद्य सामग्री की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत आदि, ये सब प्रकृति है, तो चीजों को समझता है पहले, तो इसको बुद्धिगत चरण कहा जाएगा। समस्या का कारण, आकार और प्रभाव अध्ययन किया जाता है। यह नीति निर्माण का आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहला और सबसे आधारभूत और सबसे महत्वपूर्ण चरण की समस्याओं को पहचानो, उसकी प्रकृति को देखो, उसके बाद उसमें बात करो। ठीक है, दूसरा जो इसका चरण है वो है डिजाइन चरण। दूसरा जो चरण है वो है डिजाइन चरण, नीति के विकल्प तैयार करना, नीति के विकल्प तैयार करना। आपने देखा कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो नीति डिजाइन है उसकी अवधारणा को आपने समझ लिया कि नीति डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, उसके विचारों को आपने समझ लिया। आगे हम लोग नीति ये जो आपका निर्णय प्रक्रिया है वो हम लोग समझ रहे। तो जो निर्णय प्रक्रिया बताया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा वो 3 फेज में बताया गया है, 3 चरणों में बताया गया है। ठीक है, पहला हमने समझ लिया। दूसरा है डिजाइन चरण। ठीक है, डिजाइन चरण जहाँ पर नीति के विकल्प तैयार किए जाते हैं, नीति के विकल्प को तैयार किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इस चरण में समस्या के लिए विभिन्न विकल्प, योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। इस चरण में समस्या के लिए विभिन्न विकल्प, योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जाती है। हर विकल्प के लाभ, हानि, संसाधन, लागत, व्यवहारिकता और संभावित परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। संभावित परिणामों का विश्लेषण भी किया जाता है, क्या क्या इसके परिणाम आ सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जाता है। इससे नीति निर्माण अधिक व्यवस्थित बन जाता है और इसके कारण नीति निर्माण जो अधिक व्यवस्थित बन जाता है, क्योंकि पहले से आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्या समस्याएं हो सकती है, क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है लाभ, हानि, संसाधन, लागत, व्यवहारिकता और संभावित परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तीसरे चरण को हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा जो चरण है चयन चरण। चयन चरण सर्वोत्तम विकल्प का चयन, जो सबसे अच्छा विकल्प है, जो सबसे बेहतर विकल्प है उसको चुनना। अंतिम चरण में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करके सरकार उस विकल्प को चुनती है जो सबसे व्यवहारिक, कम लागत वाला और अधिक प्रभावी हो। अंतिम चरण में क्या कहा जा रहा है,
कि अंतिम चरण में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करके, अंतिम चरण में क्या होगा, जो भी उपलब्ध विकल्प है उसकी तुलना करके जो सरकार है वो उन विकल्प को चुनती है जो सबसे व्यवहारिक हो, जो कम लागत वाला हो और सबसे अधिक प्रभावी हो, उसी को चुनती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पूर्ण तर्क संगतता की जगह, यहाँ पूर्ण तर्क संगतता की जगह सीमित तर्क संगतता काम करती है, अर्थात व्यवहारिक रूप से प्राप्त सबसे उपयोगी विकल्प को चुना जाता है। जो व्यवहारिक रूप से प्राप्त है, जो सबसे उपयोगी है व्यवहारिक रूप में, उसी विकल्प को चुना जाता है। ठीक है, ज्यादा तर्क यहाँ पर नहीं लगाया जाता। साइमन के सिद्धांत का महत्व, ये जो हर्बर्ट साइमन है इसके सिद्धांत के महत्व को हम लोग समझ लेते हैं। जो सिद्धांत है इसका, उसके महत्व को समझते हैं। तो पहला जो इसका महत्व है वो है नीति को वैज्ञानिक और तार्किक बनाना, नीति को वैज्ञानिक और तार्किक बनाना। ठीक है, साइमन का सिद्धांत नीति निर्माण को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाता है जिसमें अनुमान या भावनाओं की जगह तर्क और प्रमाण को महत्व मिलता है। जहां पर क्या है, तो अनुमान की जगह पर, भावनाओं की जगह पर तर्क या फिर प्रमाण को महत्व दिया जाता है। इससे नीतियों की जो गुणवत्ता है और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। इससे नीतियों का जो गुणवत्ता है या फिर जो प्रभाव है वो अधिक समय तक चलता है और बढ़ जाता है। तो इसका पहला महत्व हो गया। हर्बर्ट साइमन के जो सिद्धांत दिया गया था नीति डिजाइन का, उसका पहला वो महत्व था। दूसरा जिसका महत्व है वो है वास्तविक परिस्थितियों का ध्यान रखना। वास्तविक परिस्थितियों का ध्यान रखना, सीमित तर्क संगतता का सिद्धांत यह समझाता है कि नीति निर्माता वास्तविक दुनिया की सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेते हैं। जो वास्तविक दुनिया है, जो एक्चुअल है, जो हकीकत बात है, उसके सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेते हैं। इससे नीति व्यवहारिक और लागू करने योग्य बनती है। क्योंकि अगर किताब में आप कुछ और लिख देंगे और अगर जमीनी स्तर पर उसको लागू नहीं किया जा सकेगा, जमीनी स्तर पर चीजें अलग रहे, तो उसको सही से योग्य तरीके से नहीं बना सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीमित तर्क संहिता का सिद्धांत यह समझाता है कि नीति निर्माता वास्तविक दुनिया की सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेते हैं। जो वास्तविक दुनिया है उसी की सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेते हैं। इससे नीति व्यवहारिक और लागू करने योग्य बनती है। नीति डिजाइन का जो तीसरा महत्व है वो है विकल्प आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा। विकल्प आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा, ज्यादा विकल्प होगा और उसी के आधार पर नीति का निर्माण किया जाएगा। साइमन नीति निर्माण में विकल्पों की तुलना को जरूरी मानते हैं। साइमन जो है, जो हर्बर्ट साइमन है, वो नीति निर्माण में विकल्पों की तुलना जरूरी मानते हैं। सभी विकल्पों को पहले तोला जाए कि कौन सा विकल्प अच्छा है, उसी को लागू किया जाए, जिससे एक तरफा या जल्दबाजी में ली गए निर्णयों की संभावना कम हो जाती है। जिससे क्या है, तो एक तरफा या फिर जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि सभी विकल्पों का पहले तुलना होगा, किसमें ज्यादा लाभ है, किसमें हानि है, किसके प्रभाव ज्यादा है, इसके बारे में तुलना किया जाएगा, उसके बाद निर्णय को लिया जाएगा। इससे क्या है, तो एक तरफा या फिर जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय की संभावना होती है वो कम हो जाती है। चौथा जो इसका महत्व है इसके सिद्धांत का, नीति डिजाइन का जो सिद्धांत है उसका चौथा जो महत्व है आधुनिक नीति विश्लेषण का नींव। आधुनिक नीति विश्लेषण का नींव कहा जा रहा है कि आज की अधिकांश सरकारी नीतियां जैसे कि स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, लागत लाभ विश्लेषण और प्रमाण आधारित समीक्षा पर आधारित होती है। यह ढांचा साइमन से ही विकसित हुआ और जो नीति डिजाइन का सिद्धांत दिया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा, इन्हीं आधारों पर, इसी के सिद्धांत के आधार पर ये सारे आज जो देख पा रहे हैं आप, आज की जो अधिकांश सरकारी नीतियां इसी के सिद्धांत के अनुसार बनाई जाती हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं साइमन के सिद्धांत की आलोचना। कोई भी सिद्धांत हो, चाहे आप कितना भी अच्छा कर ले, कोई ना कोई आलोचना रह ही जाती है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। आलोचना हम हर बार बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन से अगर आपको आलोचनाएं पूछ दे तो आप आराम से लिख सके। साइमन के सिद्धांत की आलोचना, जो हर्बर्ट साइमन का नीति डिजाइन का सिद्धांत दिया गया है उसकी भी कुछ आलोचनाएं, उसको समझ लेते हैं। पहला जिसका आलोचना है वो है नीति में राजनीति को कम महत्व देना। राजनीति को इसमें कम महत्व दिया गया, बल्कि तर्क को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये इसकी आलोचना है। कहा जा रहा है कि साइमन नीति को अत्यधिक वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि वास्तविकता में राजनीतिक दबाव, हित समूह और जनभावना का भी बड़ा प्रभाव होता है। इनका प्रभाव के बारे में साइमन ने कहीं पर बात नहीं किया है, इसलिए नीति में राजनीति को कम महत्व देना इसका एक आलोचना का काम करता है। उनके मॉडल में राजनीति का पक्ष कम दिखाई देता है। इनका जो सिद्धांत है इसमें राजनीति का पक्ष बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कोई भागीदारी इसमें दिखाया ही नहीं गया। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है निर्णय प्रक्रिया हमेशा इतनी व्यवस्थित नहीं होती। निर्णय प्रक्रिया हमेशा इतनी व्यवस्थित नहीं होती। वास्तविक सरकारी व्यवस्था में अक्सर निर्णय तेजी से लिए जाते हैं, कभी कभी अधूरी जानकारी पर भी। साइमन का मॉडल इस जटिलता को पूरी तरह नहीं दिखाता। साइमन का जो मॉडल है, साइमन का जो सिद्धांत है, वो इसकी जटिलता को पूरी तरीके से नहीं दिखाता है कि वास्तविक सरकारी व्यवस्था में अक्सर निर्णय तेजी से लिए जाते हैं, कभी कभी अधूरी जानकारी पर भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को, इसके जो सिद्धांत दिया गया नीति डिजाइन का सिद्धांत, इसमें इस चीज़ को नहीं दिखाया गया। तीसरा जो इसकी आलोचना है वो है सीमित तर्क संहिता की सीमा। सीमित तर्क संहिता की सीमा, यह विचार बताता है कि मनुष्य पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। ये जो विचार है इनका कि जो तर्क संगत है
वो पूरी तरीके से मनुष्य पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं हो सकता। ये पहली लाइन में आपने देखा होगा। तो वही कहा जा रहा है सीमित तर्कसंगतता की सीमा है। यह विचार बताता है कि मनुष्य पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं बताता कि ऐसी स्थिति में सही जानकारी कैसे एकत्र की जाए। ये जो सिद्धांत दिया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा, इसमें ये तो बताया जाता है कि मनुष्य पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से वो तर्कसंगत हो सकता है या फिर जानकारी एकत्र कर सकता है। तो ये भी इसका एक आलोचना है। चौथा जो इसकी आलोचना है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक गायब। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो गायब हो जाते हैं इसके सिद्धांत से। समाज की मान्यताएं, परंपराएं और सामाजिक दबाव भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, पर साइमन का मॉडल इन तत्वों को शामिल नहीं करता। लेकिन जो साइमन के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, नीति डिजाइन का सिद्धांत, उसमें इन चीज़ों को देखा नहीं जाता कि परंपराएं क्या है, मान्यताएं क्या है या फिर सामाजिक दबाव क्या है, इनके बारे में बात नहीं किया गया। तो ये भी एक इसका आलोचना है। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे कि हर्बर्ट साइमन ने नीति डिजाइन और निर्णय प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक रूप देकर लोक नीति अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। हालांकि कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, फिर भी इसके डिजाइन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। उनकी सीमित तर्कसंगतता, संतोषजनक निर्णय और लागत लाभ विश्लेषण जैसी अवधारणाएं आज भी आधुनिक शासन और प्रशासन में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। 15 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाम वाला क्वेश्चन हम 2 करवा चुके हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, हाइप जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।